हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो एमएससी एडमिशन्स की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं आप लोगों के सामने। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सागर, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज में आपको एमएससी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, क्या उनकी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या है उन कोर्सेज के लिए, फी क्या है। उसके अलावा हम यहाँ बात करेंगे कि जो मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं वो कौन से किए जाते हैं, पार्ट ए के किए जाते हैं या पार्ट बी के किए जाते हैं। यहाँ पर कंसीडर हॉस्टल अवेलेबिलिटी क्या है और हॉस्टल की फी क्या है। अगर आप लोग CUET PG एस्पिरेंट हैं और आप एमएससी एडमिशन के लिए सर्च कर रहे हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है या मिलेगी, आपके कितने मार्क्स आपको लग रहा है कितने मेरे बन रहे हैं, तो ये जितने भी वीडियोस आए हैं मेरे एमएससी वाले, ये बहुत यूजफुल है आपके लिए। तो आप चाहे कोई सी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप फिजिक्स से हो, चाहे आप केमिस्ट्री से हो, मैथमेटिक्स से हो, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, किसी से भी हो, मैं यहाँ पर एमएससी के हर कोर्स की बात कर रहा हूँ। DU का मैंने अभी फिजिक्स का बताया है, बाकी अभी मैं DU के भी अपडेट कर दूंगा, केमिस्ट्री और बाकी कोर्सेज के भी। तो अगर आप CUET PG एस्पिरेंट हैं, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स की बात कर लूं, NIRF रैंकिंग की मैं बात कर लूं। तो NIRF रैंकिंग ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी की जो 2020 की है ना, 2023 का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो 200 जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज थी उनमें से 151 पे ये लाई करती है। तो 2023 में भी इसके आसपास कहीं होगी, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा अंतर आया नहीं होगा। इसके अलावा द वीक की जो रैंकिंग निकलती है उसके अकॉर्डिंग 81 यूनिवर्सिटीज की जो रैंकिंग बनाई गई, उसमें से इसको 30 नंबर पे रखा गया है 2022 के अंदर। 2021 के अंदर भी ये 30 पे थी और 2020 के अंदर 35 पे, यानी कि ये इसके आसपास ही चल रही है अगर 80 यूनिवर्सिटीज की बात करें। अब ये 80 कौन सी है, पीछे वाली है कि आगे वाली है, ये कंफर्म नहीं है। NIRF रैंकिंग का जो डाटा है वो ज्यादा जो है हम उसको ऑथेंटिक मान सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो रैंकिंग है 151 है, तो आप इतनी ही मान के चलो। 150 ज्यादा से ज्यादा कम करो तो 140, ज्यादा करो तो 161 तक, इतनी मान लो, है ना। तो ये इसकी रैंकिंग्स हैं। फिर उसके बाद कर लेते हैं यहाँ कौन कौन से एमएससी कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे, कौन से एमएससी कोर्सेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बॉटनी की। तो बॉटनी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसकी बात कर लें। ग्रेजुएशन विद बॉटनी, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड EWS OBC NCL category must have secured at least 45% marks or equivalent CGPA. A relaxation of 5% marks in the qualifying examination will be given to the candidates belonging to SC, ST and PWD category. ठीक है। तो ग्रेजुएशन विद बॉटनी, ग्रेजुएशन विद बॉटनी का मतलब ये नहीं कि आप बॉटनी के साथ आपने ऑनर्स किया हुआ है, जिस तरह से कल हमने विश्व भारती यूनिवर्सिटी का पढ़ा था, का समझा था, तो वहां पर बॉटनी जूलॉजी के अंदर BSc बॉटनी ऑनर्स मांगा हुआ है, BSc जूलॉजी ऑनर्स मांगा हुआ है। यहाँ पर ऑनर्स नहीं है, मतलब आपने BSc किया है पर आपके पास बॉटनी तीनों साल एक सब्जेक्ट रहा हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री की भी सेम कहानी है, यहाँ पर तीनों साल आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा हो, 45% आपके ग्रेजुएशन में हो, SC ST PWD को 5% का रिलैक्सेशन है। माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स जो है यहाँ पर वो शायद सेल्फ फाइनेंस शीट में है, तो इसकी फीस भी यहाँ पर ज्यादा पड़ेगी। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपकी ग्रेजुएशन लाइफ साइंस में होनी चाहिए और 45% और 5% का रिलैक्सेशन SC ST को। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ग्रेजुएशन लाइफ साइंस में आपका होना चाहिए 45%, 5% का रिलैक्सेशन SC ST PWD को। मैथमेटिक्स के अंदर आपका जो ग्रेजुएशन है उसके अंदर 3 साल कम से कम आपके पास मैथमेटिक्स रहा ही रहा हो, 45% और 5% का रिलैक्सेशन, है ना। तो ये तो हो गई मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इनकी बात। अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर भी जो 45% है और उसके अलावा जो फिजिक्स है आपका तीनों साल एक सब्जेक्ट रहा हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि मैथ्स उसके साथ होना ही होना चाहिए, जैसा कि हमने इसके पहले जो यूनिवर्सिटीज है जो उसको डिस्कस किया था, जैसे कि इसके जस्ट पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बात की थी ट्रिपल MTU की, यानी कि जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर भी कॉम्बिनेशन बना था फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, 3 साल आपके पास फिजिक्स रहा हो, है ना। ऐसा नहीं है कि 2 सेमेस्टर में फिजिक्स लेके छोड़ दिया तो काम नहीं चलेगा। जूलॉजी की बात कर लें तो आपके पास 3 साल कम से कम जूलॉजी रहा हो, परसेंटेज का क्राइटेरिया वही है 45% और 5% का रिलैक्सेशन। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में भी एज बैरियर है, जैसा कि हमने
GGU बिलासपुर में देखा था, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में भी हमने देखा था, वहां पर मैक्सिमम एज 25 ईयर्स थी। यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है वो 27 ईयर्स है जनरल के कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी एनसीएल के लिए ये 27 ईयर है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए। 32 ईयर्स है जिनकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं जो, उनकी 32 तक चलेगी। और जो जनरल ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस से, उनकी 27 साल तक एज का यहाँ पर बैरियर है। और उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो सीट्स है वो 19 है। ग्रेजुएशन इन लाइफ साइंस वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ सीट्स 37, बॉटनी के अंदर 37, जूलॉजी के अंदर 37, फिजिक्स के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 37, केमिस्ट्री के अंदर 62 और एनवायरमेंटल साइंस के अंदर 15 नंबर ऑफ सीट्स है ना। ये इनके आगे एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको अलग से बता ही दिया है। फिर अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर कि जब आप फॉर्म लगाएंगे काउंसलिंग का, तो अगर आपके पास एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है या एनएसएस वॉलंटियर का है या कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स में रैंक का सर्टिफिकेट चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 रैंक है ना, ऐसे कुछ सर्टिफिकेट हैं तो आप यहाँ पर लगा देना, आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी भी अपने अलग से सारी चीज़ें कंसीडर करके आपकी ग्रेजुएशन परसेंटेज को कंसीडर करेगी, आपके जो CUET PG के मार्क्स हैं उनको कंसीडर करेगी, आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसको कंसीडर करके फिर ये रैंक निकालेगी अपनी अलग से। तो ये मार्क्स ये यूनिवर्सिटी कंसीडर करती है, तो अगर आपके पास हैं तो इनको लगा देना। फिर हम बात कर लेते हैं फीस की। तो माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ये दो जो है यहाँ पर ये सेल्फ फाइनेंस में है ना, वापस बोल रहा हूँ, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ये दोनों सेल्फ फाइनेंस में है। बाकी जितने भी MSc कोर्स हैं वो गवर्नमेंट एडेड हैं। तो उनकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस पड़ेगी, वो पड़ेगी 4005 रुपए, एक्सक्लूडिंग माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक है ना। माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक के अलावा जितने भी MSc कोर्स हैं उनकी जो फीस पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की 4005 रुपए। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो फीस रहेगी वो रहेगी 3505 रुपए ना। इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस रहेगी वो 19,505 रुपए और सेकंड सेमेस्टर से ये जो फीस हो जाएगी 19,000 रुपए हो जाएगी, यानी कि 19 चौक 68 ना। तो ये 19 चौक 76 सॉरी। तो ये जो फीस है ये फी रहेगी आपकी माइक्रोबायोलॉजी की और बायोटेक्नोलॉजी की जो सेल्फ फाइनेंस में है। बाकी सब जो है वो गवर्नमेंट एडेड है तो उनकी फीस बहुत कम है। बहुत कम से मतलब आप देख सकते हो कि 4,000 3,000 2 सेमेस्टर और ये 7,000 लगभग 15-16,000 रुपए आपकी फीस लग रही है। एग्जामिनेशन फीस वगैरह जो वो अलग है, वो आपको हर एग्जाम जब भी सेमेस्टर एग्जाम होंगे वो आपको देनी होगी। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक के अलावा किसी भी स्ट्रीम में है तो आपकी जो एग्जामिनेशन फी है वो 1,200 रुपए होगी और माइक्रोबायोलॉजी और जो बायोटेक है उसके केस में भी फी 1,200 रुपए ही होगी, 1,200 रुपए होगी है ना। कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बता दूं, सेमेस्टर फी शुड बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर। बैकलॉग रजिस्ट्रेशन, बैकलॉग यदि आपका लगता है तो उसके केस में 500 रुपए पर पेपर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। खैर वो आपको यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन ले लेंगे तो पता लग जाएगा। मेन मोटी मोटी फीस जो है वो आपको ये पता लग गई होगी। फिर मैं बात कर लूँ हॉस्टल फैसिलिटी की, तो हॉस्टल्स जो यहाँ पर हैं वो 4 बॉयज हॉस्टल्स हैं और 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं है ना। 4 बॉयज हॉस्टल्स हैं, 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं। अगर मैं फी की बात करूं तो टोटल जो ये सारा मिला के लगभग ये सारा मिला के ये फीस पड़ती है आपकी 1,200 रुपए पर मंथ है ना। ये सारा कंसीडर करके फीस पड़ती है 1,200 रुपए पर मंथ। तो पर मंथ ये हो गया। इसके अलावा मैस चार्ज आपका जो है वो अलग है, मैस का जो चार्ज है वो अलग है और हॉस्टल फीस ये अलग है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। हाँ, माइक्रोबायोलॉजी का और बायोटेक का आप सेल्फ फाइनेंस का कंसीडर कर ले तो वो बात अलग है। बाकी उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी फीस है वो भी बहुत कम है। फिर हम बात कर लें कि जो कट ऑफ, तो लास्ट ईयर के कुछ स्ट्रीम्स की कट ऑफ मेरे पास है जिनको मैं आपको शो कर दूं। अच्छा, कट ऑफ मैं आपको बताऊं उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो यूनिवर्सिटी है केवल आपके पार्ट बी के मार्क्स कंसीडर करती है, ठीक है, पार्ट बी ओनली। तो ये जितने भी मार्क्स मैंने लिखे हुए हैं ये केवल पार्ट बी के कंसीडर किए गए। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मार्क्स लिखे गए हैं इनके अकॉर्डिंग तो कोई भी एडमिशन नहीं हुआ था, क्योंकि फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट निकली थी वो सारी सीटें खाली गई, एडमिशन नहीं हुआ। सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट निकली, सारी सीटें खाली गई, एडमिशन नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने अपनी ऑफलाइन काउंसलिंग कराई थी ना, ऑफलाइन काउंसलिंग, ओपन काउंसलिंग कराई थी, तो उसमें जो पहुंचा उसको इन्होंने एडमिशन दिया है। तो उसका मेरे पास डेटा नहीं है। हाँ, ये डेटा है मेरे पास सेकेंड काउंसलिंग का है और ये
इस डाटा के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये जो मार्क्स हैं सारे 300 में से हैं, यानी कि पार्ट बी के मार्क्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपका माथा खराब हो जाएगा, दिमाग बनना जाएगा कि हो क्या रहा है। 191 जनरल की कट ऑफ है फिजिक्स की 300 में से, ईडब्ल्यूएस की 159, ओबीसी एनसीएल। तो ये डेटा आप देख सकते हैं, पर इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडमिशन कंफर्म है नहीं हुआ है। यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी, जो ओपन काउंसलिंग सबसे लास्ट में हुई थी, उसके अंदर सारी सीटें फिल हुई हैं। तो उनका जो डेटा है मेरे पास अवेलेबल नहीं है कि कितने नंबर पर क्या सीट फिल हुई थी। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सागर, या ऐसा बोल लो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर। अगर आपको यहाँ एडमिशन मिलता है तो बहुत बुराई नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब बढ़िया है, यूनिवर्सिटी की फीस भी बहुत कम है। अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक को हटा देता हूं तो उसके अलावा कोर्स फी जो है बहुत कम है ना। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपके मार्क्स कम है, कम का मतलब आपके मार्क्स जो हैं जनरल में हैं और आपके मार्क्स चल रहे हैं 130-35 की रेंज के प्लस, तो आप यहाँ पर काउंसलिंग अपनी करा सकते हैं। शुरुआत में पॉसिबल हो, ऐसा पॉसिबल है कि शुरुआत में आपको यहाँ से कॉल ना आए, आपका मेरिट लिस्ट में नाम ना आए, पर इतनी लिस्टें निकलती हैं कि आपका नाम इजीली आ जाएगा। तो ये फॉर्म वगैरह तो इसके लगा देना काउंसलिंग के, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट में आप लिख सकते हैं। CSIR नेट की जो क्लासेस हैं वो आज से मैंने स्टार्ट कर दी है यूट्यूब पर, तो जो भी लोग फ्यूचर में CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं उन क्लासेस को, उनमें कोई चार्जेस नहीं है। उनका ग्रुप भी मैंने सेपरेट बना दिया है टेलीग्राम पर, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों को IIT JAM की प्रिपरेशन करनी है तो IIT JAM की क्लासेस भी मैंने आज से यूट्यूब पर चालू कर दी है। उसके अलावा जो लोग MSc करेंगे तो MSc के जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो मैं बना रहा हूँ, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट में आते हैं, जो सेमेस्टर्स में आते हैं उनके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वो वीडियोस भी जब आप MSc में एडमिशन ले लेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम किसी एक और यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक तो करना ही है, वो तो भूलना ही नहीं है, और पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दो।